देखिए सर, इस लेक्चर में हम ये समझेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब स्मॉल जी के बारे में समझेंगे और उसका वेरिएशन कैसा होता है डेप्थ में, एल्टीट्यूड हाइट में जाने में और डेप्थ में जाने में कैसा होता है, और साथ में एस्केप वेलोसिटी क्या है, ठीक है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, ये वाले टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे इतना। ठीक है, इसमें बेसिक से कराऊंगा मैं आपको ग्रेविटेशन क्या होता है, न्यूटन लॉ क्या है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन कैसा है, एस्केप वेलोसिटी क्या है, और सारी चीज़ें। ठीक है, उससे पहले अगर सर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और साथ में ये डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको भी आप ज्वाइन करिए। ठीक है, ये ऐप है गूगल प्ले स्टोर से, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी ये कोर्सेज़ मैं यूट्यूब में करा रहा हूँ उसको मैंने यहाँ ऐप पे बढ़िया तरीके से डिज़ाइन करके बना रखा है, अगर जाके आप देखना चाहें तो देख सकते हैं सर। ठीक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं सर ग्रेविटेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ग्रेविटेशन के बारे में आपने सीखा होगा कि जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशन जो है आपका, ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें, ग्रेविटेशन क्या होता है, एक कमज़ोर बल होता है, एक कमज़ोर बल है, एक कमज़ोर, ग्रेविटेशन जो है आपका एक कमज़ोर बल है। ठीक है, कमज़ोर बल, कमज़ोर कहें या क्षीण बल कहें ये। ठीक है, जो ब्रह्मांड, अब होता क्या है ग्रेविटेशन के, कोई भी दो पिंड हैं उन दोनों के बीच में लगेगा। ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड हैं, कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, उनके बीच में लगेगा ये ग्रेविटेशन का फोर्स। ठीक है, ये है ग्रेविटेशन आपका। बात करते हैं सर, न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन का लॉ दिया था उसको मैं बताता हूँ आपको। न्यूटन लॉ, न्यूटन ने क्या लॉ दिया था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या चीज़ होती है, m1 एक ऑब्जेक्ट है, यही है मैंने कहा कि ये बहुत कमज़ोर क्षीण बल है। ठीक है, ग्रेविटेशन कमज़ोर और क्षीण बल है। न्यूटन ने क्या कहा कि m1 मास का एक ऑब्जेक्ट है, m2 मास का दूसरा ऑब्जेक्ट है। m1 और m2 मास के दो ऑब्जेक्ट हैं, r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अगर m1 मास का एक ऑब्जेक्ट ये है आपका और m2 मास का एक ऑब्जेक्ट ये है, तो इन पे ये जो कि r डिस्टेंस पे रखे गए हैं, स्मॉल r डिस्टेंस पे, तो इन पे जो बल लगेगा ना सर, वो जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2 की, पहली बात। और जो वो फोर्स होता है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, आर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं दोनों को कंबाइन करके लिखता हूँ तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 इंटू 1/r² कह सकता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनल बोल रहा हूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये लगाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये है। ठीक है, अब जब हम इसको हटाते हैं ना प्रोपोर्शनलिटी के साइन को, तो एक कांस्टेंट लगता है, तो F इज इक्वल्स टू जो कांस्टेंट लगेगा उसको हम G से डिनोट करते हैं, और ये वैल्यू क्या होती है, m1 इंटू m2/r² के बराबर। ठीक है, तो ये फोर्स F न्यूटन ने दिया था, इस तरीके का ये होता है। ठीक है, जहाँ पे जो G है ना, G, अगर हम कैपिटल G की बात करें, पहले हम कैपिटल G ही पढ़ेंगे, कैपिटल G की बात करें तो इसी को आप क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसकी वैल्यू होती है, G की वैल्यू कितनी होती है, 6 × 6 7 × 10⁻⁻11। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो वो क्या लगेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, ये G को यहीं रहने दो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, है ना। अगर यूनिट में निकाल रहा हूँ तो कहाँ से निकाल रहा हूँ सर, कैपिटल G को जब आप लिखेंगे तो F_r² अपॉन m1 m2, F न्यूटन, R मीटर का स्क्वायर लिखा है मैंने, देखो, अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, मास है ना, किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। हम बोलते हैं ना वज़न क्या चीज़ है, वज़न, वज़न के बारे में बोलते हैं हम। तो किसी
वस्तु पर, किसी वस्तु पर, इससे एक एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, ध्यान देना आप, लगाए गए, किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण, किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वजन कहते हैं सर। क्या कहते हैं? वजन। आप वजन के बारे में पूछेंगे, वजन क्या चीज़ है? किसी भी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को ही आप क्या कह देते हैं? वजन कह देते हैं। सर अब वो जो जी हमने ऊपर निकाल रखा है उसके बारे में ज़रा सा और अगर हम डिस्कस करें तो जी के बारे में हमने क्या देखा? जी क्या है सर? एफ आर स्क्वायर अपॉन क्या है उसकी वैल्यू? m1 m2। जब हमने इसको जी को निकालना चाहा, क्या निकाला? कि न्यूटन को लिखा मैंने किलोग्राम मीटर, ये पूरा करा चुका हूँ मैं पहले, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, और नीचे कितना है सर? किलोग्राम इंटू किलोग्राम, यह आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा आपको क्या मिलेगा? किलोग्राम, ये देखो की पावर -1 होगा, देखो एक तो कट जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो किलोग्राम की पावर -1 आएगा, और मीटर का क्यूब हो जाएगा, मीटर का क्या हो जाएगा? क्यूब, और सेकंड की पावर कितनी हो जाएगी? -2। मैं क्यों बता रहा हूँ? आपको डायमेंशन निकाल के समझाना चाह रहा था मैं। तो सर डायमेंशन जो इसकी आएगी वो कितनी आएगी? m, कैपिटल M -1, और उसके बाद कैपिटल M तो ये हो गया L3, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको? T -2, T की पावर -2, ठीक है। M-1 L3 T -2 जी की बीमा हो जाएगी, जी की बीमा कहा जाए, जी की बीमा। तो M-1 आपको अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप सीधे जी की बीमा निकाल सकते हैं, जी की बीमा ये होगी, ठीक है। ये जो न्यूटन का जो न्यूटन का जो आप गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में बात करते हैं सर ना, ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो ऑब्जेक्ट आप लिखते हो तो सब के लिए वैलिड होता है ये, ठीक है। दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं अगर r डिस्टेंस पे रखी गई हैं तो उन पे लगेगा ही लगेगा। अब मैं इसमें ज़रा सा एक बात करता हूँ, आपसे ध्यान से देखिएगा। अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु के द्रव्यमान को आप क्या करते हैं? दोगुना कर देते हैं, ठीक है। अगर दोगुना कर देते हैं, मास क्या था? m1 और m2 था, आपने क्या कर दिया? इसको 2m1 कर दिया और इसको 2m2 कर दिया, ठीक है। अगर आपने दोगुना कर दिया, और 20 की डिस्टेंस जो r थी उसको क्या कर दिया? r/2 कर दिया, ठीक है। ये थे, देख m1 मास था, m2 मास था, r डिस्टेंस पे थे। m1 मास था, m2 मास था, r डिस्टेंस पे ये थे, ठीक है सर। आपने क्या किया? दुगुना कर दिया मास को, ये 2m1 हो गया, और दुगुना कर दिया मास को, 2m2 हो गया, और डिस्टेंस को क्या कर दिया? 2m2, इसको हटाओ, डिस्टेंस को आधा कर दिया। डिस्टेंस क्या कर दिया? 1/2 कर, मतलब r/2 कर दी डिस्टेंस। तो जब आप बल को अब निकालेंगे, F जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा, F फाइनल, तो वो कितना होगा? G इंटू 2m1 इंटू 2m2 अपॉन कितना आएगा? आपके पास r को आपने क्या कर दिया? r/2 कर दिया, तो r/2 का स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आप पाएंगे कितना आएगा? 2m1 2m2 ये है, ये 4 हो जाएगा, ये ऊपर आके ये भी कितना आएगा? 4 ऊपर आ जाएगा, तो 16 हो जाएगा। 16g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये मिला 16g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो प्रीवियस में g था उसके बराबर आ गया, तो इसको क्या लिख देता हूँ मैं? 16f लिख देता हूँ। तो जो फाइनल में फोर्स मिला वो कितना हो जाएगा? 16 टाइम ऑफ इनिशियल फोर्स हो गया, ये इनिशियल फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो नया जो है आपका 16 गुना हो गया उसका, ठीक है। जो इनिशियल था उसका 16 गुना उसका क्या हो जाएगा? नया फोर्स हो जाएगा, ठीक है सर। अच्छा जी, अब ज़रा और आगे बढ़ते हैं हम, देखिएगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा है, एक तो लिखा है गुरुत्वाकर्षण बल और एक लिखा है गुरुत्व बल। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल के बारे में आप समझिए। ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल,
स्मॉल जी है और ये गुरुत्व बल जो है आपका F है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, किसी भी गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, किसी भी दो वस्तु के बीच, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो आप इसको ध्यान से देख, के बीच, किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल क्या है, वो गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये क्या है, देखो, दो वस्तु में, ये भी वही चीज़ है में, लेकिन क्या ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु जो होगी आपकी सर पृथ्वी पे जरूर होगी। ठीक है, एक वस्तु जो होगी पृथ्वी पर हो, मैं इतना ही लिख रहा हूँ। ठीक है, एक वस्तु क्या हो, पृथ्वी पर हो, तो तब जो बल लगेगा वो गुरुत्व बल हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, ये भी वही है, लेकिन यहाँ पे नेसेसरी है कि एक वस्तु जो हो आपकी पृथ्वी पे होनी चाहिए, वो आपका गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में ये हो गया। अब नीचे एक चीज़ और लिखी है मैंने, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कैपिटल G लिखा है, फिर गुरुत्व बल लिखा है। तो इनमें इसका जो मान होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल का मान करें तो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब पूरे ब्रह्मांड में मान नहीं बदलेगा, इसका मान पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में अगर बात करूं मैं, पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता। ठीक है सर, पहली बात, इसका मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता। अब इसका मान क्या होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। इसका मान जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। इसका मान जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग, ये चीज़ें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसका मान ये तो क्या रहेगा आपका, इसका मान जो होगा पूरे ब्रह्मांड में बात करें तो कहीं पे नहीं बदलेगा, लेकिन जी, स्मॉल जी का मान करें तो वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगा। जैसे ये जी, कैपिटल जी की मैं बात करूं, अभी मैंने आपको इसका मान बताया था 6.67 × 10⁻, कितना, -11, क्या थी इसकी यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम। कैसे निकाला था वो भी बताया था मैंने, किलोग्राम -2, ये हो गया। और तीसरी चीज़, ये एक अदिश राशि है। ठीक है, कौन, कैपिटल जी। अब यहाँ पे बात करें पहली चीज़, दूसरी चीज़, अगर इसका मान करें पृथ्वी की सतह पर हम लेते हैं। ठीक है सर, पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये राशि कैसी है सर, पृथ्वी की सतह पर लिखा है हमने, अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी की सतह पर कितना है, पृथ्वी की सतह पर इसका मान कितना है, 9.8 मीटर पर। और अगली चीज़ क्या है, सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि है सर। ठीक है, ये राशि कैसी है, सदिश है। तो हमने इसके बारे में भी देखा, और मैं अभी स्टार्टिंग से आपको पढ़ाते आ रहा हूँ, जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है ये बड़ा कमज़ोर बल है। क्योंकि एक मास यहाँ रखा हुआ है, एक मास यहाँ इतनी डिस्टेंस पे रखा है, तो इन पे के बीच में भी लगेगा कह रहा हूँ, तो बहुत ही कमज़ोर नहीं हुआ अपने आप ही। ठीक है, दो द्रव्यमान युक्त वस्तुएं होंगी तो उस सब में गुरुत्वाकर्षण बल लगना बहुत ही अनिवार्य है। मतलब अनिवार्य क्या, वो है ही, लगेगा ही लगेगा, वही कहता है वो। ठीक है, और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, इस बात को समझिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण बल होता है। ठीक है, हम बहुत सारे फोर्सेस को पढ़ेंगे, अभी हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे हैं, तो हमेशा ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जाना, इसमें क्या होता है। अब हम आते हैं मेन जो टॉपिक हमारा मेंशन है वहाँ पे, जो स्मॉल जी होता है ना, स्मॉल जी, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं जी और जी में संबंध क्या होता है। जी और जी में संबंध मतलब ये कोई ग्रह है या पृथ्वी है, मान लेते हैं कोई ग्रह है, इसका मास हम क्या मान लेते हैं सर, m मान लेते हैं, और इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस जो है कैपिटल R मान लेते हैं, ये रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, m मास का ये ऑब्जेक्ट है, स्मॉल m मास का ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इन पे फोर्स
फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो हम g का मान निकालते हैं तो g इज इक्वल टू होता है g इंटू कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। आपको पता है g क्या है और स्मॉल g क्या है, इसके रिस्पेक्ट में ये मास तो बहुत नेग्लिजिबल है। तो जब आप स्मॉल g के बारे में निकालते हैं तो पृथ्वी का द्रव्यमान या उपग्रह का द्रव्यमान कैपिटल M है, तो ये स्मॉल g का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस बात का ध्यान रहे आपको, ठीक है। जब आप नीचे से ऊपर को किसी वस्तु को फेंकोगे तो उच्चतम बिंदु पर अगर वो चली जाएगी तो उच्चतम बिंदु पर जो होगा वेग तो शून्य हो जाएगा उसका, और तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण का मान उच्चतम बिंदु पर, यहाँ से आपने फेंका ना, और तो टॉप पे उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। जी का मान मैंने आपको बता दिया। एक्चुअल में मैं मेन चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो जी में वेरिएशन होता है, क्योंकि टॉपिक में वही लिखा गया है, तो जी में हमने कहा कि फॉर्मूला तो ये बनेगा। अब हम समझते हैं वेरिएशन को। वेरिएशन किस तरीके का होता है जी की वैल्यू में, कहाँ पे जाने पे क्या होता है, कहाँ पे जाने पे क्या होता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, स्मॉल जी की बात कर रहा हूँ सर, स्मॉल जी की बात कर रहा हूँ। तो इसके वेरिएशन को समझते हैं। पहला मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के कारण, मतलब पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के कारण का मतलब क्या हुआ, ये आपकी पृथ्वी मान लिया आपने, ठीक है। और इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, ठीक है। ये रेडियस कैपिटल आर है इसका, और इसका मास कितना है सर, एम है। अगर इसके यहाँ पे स्मॉल जी की मैं बात करता हूँ तो अभी मैंने बता रखा है वो कितना होता है, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये देखिए हाइट मान ली हमने एच हाइट, तो एच हाइट पे ये एम मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हाइट कितनी है इस केस में, स्मॉल एच है, एच हाइट पे स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो जी होगा वो जी डैश होगा, यहाँ पे जी होगा वो क्या होगा, जी डैश होगा। तो जी डैश की जब वैल्यू आप निकालोगे तो जी डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी कैपिटल एम अपॉन, ये ध्यान दीजिएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी अगर आप इस फॉर्मूले को समझे हो तो ये वही तो है, ये इतनी दूरी होगी इसकी, आर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा हाइट के कारण, क्योंकि यहाँ पे जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, तो यहाँ अपने आप ही जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मान देखो, नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ रही है, अगर नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ेगी तो इसी से आप समझो हाइट जब इंक्रीज होगी, जितनी हाइट बढ़ेगी जी का मान उतना डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि नीचे वाली जब डिनोमीटर में कोई चीज़ बढ़ती है तो जब भाग करते हो तो रिड्यूस होगी ना क्वांटिटी, तो इसका मान, इसका मतलब पृथ्वी की सतह से आप ऊंचाई पे बढ़ोगे तो इस फैक्टर की वजह से जो जी के मान में आएगी कमी आ जाएगी। पहला बात बता दिया। यही क्वेश्चन पूछता है कि जब पृथ्वी की सतह से हम ऊपर को जाते हैं तो जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, तो क्या होगा, यही आपके टॉपिक में भी मेंशन किया है, क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऊंचाई बढ़ाओगे जी क्या होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि फैक्टर ये है। अब आते हैं हम पृथ्वी की सतह से कुछ गहराई पे जाते हैं। अब ये हमने कहा ये पृथ्वी है, बड़ा ले लेता हूँ, और यहाँ से हमने कहा कि ये तो है साहब आर, ये तो है आर, इतनी डिस्टेंस क्या है, आपने कहा कैपिटल आर रेडियस है उसका, ये सतह है। सतह पे तो जी का मान आपको अभी मैंने बताया कितना होता है, जी इज इक्वल टू होता है जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, लिखा भी है मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है, एम मास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, जिसकी डिस्टेंस हमने क्या मान ली, डी मान ली। अब नीचे कुछ गहराई पे गए, डी मान ली। आर ये है, आर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है। तो सर जो हमारे पास जी डैश उस केस में निकलता है, जी डैश इज इक्वल टू, हम फॉर्मूले पे नहीं जा रहे हैं, सीधे बता रहे हैं आपको, जी 1 माइनस डी अपॉन आर। डी क्या है, कैपिटल आर क्या है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो जी डैश नया ये हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से आप गहराई पे जाओगे तो गुरुत्वाकर्षण का मान यहाँ भी क्या हो रहा है, रिड्यूस होगा। देखो क्या हो रहा है, जी में से कुछ घट रहा है ना, यहाँ देखो इस फैक्टर के कारण रिड्यूस हो रहा था, यहाँ पे जी में से कुछ घट रहा है। जी को जब अंदर ले जाओगे तो जी में से कुछ घट रहा है, तो ये भी क्या होगा, गहराई में जाने पे भी जी का मान रिड्यूस होगा, और ऊपर को जा रहे हैं तब भी जी का मान रिड्यूस होगा। अब देखो सर, यदि हम क्या रख दें, डी को आर के बराबर रख देते हैं। डी मतलब ये जो ऑब्जेक्ट आपने इतनी दूरी पे रखा है स्मॉल एम मास का, तो उस ऑब्जेक्ट को यदि आप यहाँ पे रख देते हो, एम मास का ऑब्जेक्ट, मतलब डी और आर बराबर हो जाती हैं, तो उस केस में आप देखोगे कि जी डैश बराबर जी इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा। तो जो जी डैश की वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, जी के बराबर आ जाएगी, ठीक है। जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक।
तो सॉरी जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू कितना होगा, 0 हो जाएगा सर। ये 1 माइनस 1 नहीं हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, जी डैश इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या कहा मैंने, आप जब पृथ्वी सतह से गहराई पे गए तो ये फैक्टर मिला, और जब d बराबर r आपके पास था तो तब आप जी डैश क्यों निकाल रहे हैं, तो 0। इसका मतलब क्या हुआ, केंद्र पर जो जी डैश का मान होता है, जी का मान या कहूँ यहाँ पे तो इतना होता है, और केंद्र पर जो पृथ्वी के केंद्र पर जी डैश होगा नया ना, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 0 हो जाएगी उसकी वैल्यू। तीसरी चीज़ आता हूँ मैं, ये 2 केस तो ये बताए, उसके बाद तीसरी चीज़ अगर आपको बताऊँ तो तीसरी चीज़ समझिएगा। अच्छा, इसको हम आगे देख लेते हैं, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए तीसरी चीज़ क्या है, अगर तीसरी चीज़ को हम मेंशन करें तो तीसरी चीज़ क्या है, ठीक है, ये हमने कहा ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, और साथ में अगर आप बात करें तो ये इस तरीके से, ये आपने कहा ये विषुवत रेखा है, ठीक, इक्वेटर है। अगर मैं यहाँ से इस तरीके का ऑब्जेक्ट, और ये एंगल यदि मैं थीटा ले लेता हूँ, ये एंगल क्या ले लेता हूँ, थीटा ले लेता हूँ, ठीक है, तो जो जी डैश होता है ना सर, जी डैश की जो वैल्यू होती है इस रिलेशनशिप में, जी इज इक्वल टू, हम किसकी बात कर रहे हैं सर, ये पोल है आपके, ये क्या है, पोल है, ये पोल ध्रुव है, और यहाँ पे ये इक्वेटर है, ठीक है, यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं तो एक रिलेशनशिप मिलती है, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अर्थ रोटेट कर रही, देखो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही ना, ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये फैक्टर से आपका जी डैश चेंज होता है। अब आप देखो, यदि हम थीटा की वैल्यू 0 रख देते हैं, थीटा की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, इक्वेटर पे, इक्वेटर के लिए थीटा 0 होगा। इक्वेटर मतलब क्या हुआ, विषुवत रेखा, ये है विषुवत रेखा, इस पे थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो जब थीटा की वैल्यू 0 रख दें तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 0। आप जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1 होती, तो जी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी सर, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, ठीक है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। ये ध्यान रहे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और यदि मैं थीटा को 90 डिग्री रख देता हूँ, 90 डिग्री किसके लिए होगा सर, पोल पे, पोल मतलब ध्रुवों के लिए थीटा 90 डिग्री होगा, तो उस केस में मेरे पास जी डैश का जो मान आ जाएगा सर, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 90 0 होता है, तो जी डैश का जो मान आ जाएगा जी के बराबर हो जाएगा। जी ये 0 हो गया, जी डैश की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, जी के बराबर होगी। तो अब आप देखो, पोल पे जी का मान, तो नया जी तो आपका पृथ्वी की सतह पे था, पोल पे कितना हो गया, जी डैश की वैल्यू जी के बराबर होगी। इसका मतलब ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि इसमें कुछ फैक्टर जो होता है, विषुवत रेखा में कुछ फैक्टर रिड्यूस हो रहा है। देखो जी में से कुछ घट रहा है, यहाँ पे जी के बराबर ही आ रहा है, तो अपने आप ही कौन अधिक है कौन कम है आप खुद लगा सकते हैं अंदाजा, ठीक है। ये तीसरी कंडीशन होगी। ये 3 ही कंडीशन आपकी मेंशन की गई, कहाँ पे मेंशन की गई है, सिलेबस में मेंशन की गई हैं, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब ज़रा सा और आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने सर ये पढ़ लिया। अब एक चीज़ और लिखी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगेन यहाँ लिखा है द्रव्यमान और यहाँ लिखा है भार। द्रव्यमान और भार में क्या रिलेशनशिप होती है, ये क्या अंतर होता है, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं लिख के बता रहा हूँ उसको। द्रव्यमान बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान का मान जो है सर, द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जैसे सार्वत्रिक नियतांक था ना, पूरे ब्रह्मांड में क्या रहेगा, नहीं बदलेगा, ठीक है, बदलेगा मतलब हर जगह पे समान रहेगा, ठीक है। लेकिन भार की अगर हम बात करें, भार बराबर क्या होता है, mg। भार बराबर क्या होता है, mg। जी हर जगह पे समान नहीं होता है, जी के बदलने से आप कह दोगे भार का मान हर जगह पे अलग अलग मिलेगा आपको, ठीक है। क्यों, क्योंकि जी में वेरिएशन अभी तो पढ़ा रखा है मैंने। जी का मान ऊपर जाएगा क्या होगा, नीचे जाएगा क्या होगा, विषुवत रेखा पे क्या होगा और ध्रुवों पे क्या होगा, सब पढ़ा दिया ना। तो यहाँ ये जी बदलने की वजह से ये डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक किसका सर, द्रव्यमान का,
तो क्या होगा, किलोग्राम होगा। अब इसका एसआई मात्रक जब आप निकालोगे आपको खुद ही दिख रहा है क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यह क्या है, एक यही 3 चीज़ वहाँ भी बताई थी मैंने। यह क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, यह क्या है, एक सदिश राशि है। ये क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, ये क्या है, सदिश राशि है, ये क्या है, अदिश राशि है। क्लियर हुआ सर? अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उसको समझिएगा आप। चंद्रमा पर जी का मान मतलब गुरुत्वीकरण का मान है, जी नहीं समझा है, गुरुत्वीकरण का मान g/6 होता है। अब ये जी क्या चीज़ है, ये वाला जी जो है पृथ्वी पर जी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब इसको अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन से आपको बताऊं, मान लेते हैं पृथ्वी की सतह पर 600 न्यूटन, पृथ्वी की सतह पर कह रहा हूँ, हाँ, पृथ्वी की सतह पर 600 न्यूटन भार है। ठीक है, 600 न्यूटन भार है किसी ऑब्जेक्ट का। तो चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान निकालना है मुझे क्या निकालना है, चंद्रमा पर द्रव्यमान निकालना है सर, ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा पर द्रव्यमान निकालना है। तो चंद्रमा पर द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करूँगा, पृथ्वी की सतह पर उसने कहा है W बराबर 600 न्यूटन है, 600 न्यूटन का है। तो इसका मतलब mg का मान कितना है सर, 600 न्यूटन है, 600 न्यूटन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, mg का मान 600 न्यूटन है। तो m इंटू जी को 10 कर दो आप, 600 न्यूटन आएगा। तो m इज इक्व टू कितना आ जाएगा, 60 kg। m तो समान रहता है ना हर जगह पे, तो आप कहेंगे यहाँ पृथ्वी लिख रहे हो, यहाँ तो m समान रहता है ना हर जगह पे, इसलिए m का मान कितना हो जाएगा, 60 kg ही रहेगा। m का मान क्या रहेगा, 60 kg रहेगा। तो मैंने और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताई, क्या बताया, द्रव्यमान और भार में क्या आपका अंतर होता है, या मतलब क्या रिलेशनशिप है, वो सारी चीज़ यहाँ पे पढ़ी। अब आइए आप द्रव्यमान भार के बाद अगली चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मेंशन है वहाँ पे भी, एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग। पलायन वेग ऐसा वेग है जिस वेग से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को भेजो, मतलब फेंकोगे, तो वो वापस नहीं आएगा। तो वो वेग क्या कहलाएगा, आपका पलायन वेग कहलाएगा। मैं लिखता हूँ, पलायन वेग, ये थ्योरी करा रहा हूँ मैं, और फिर आप समझेंगे, इसके क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट आएगा इसका। ठीक है, पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंका जाता है, या फेंकने पर, ये लिख देता हूँ, फेंकने पर वह वस्तु वापस ना लौटे। ठीक है सर, वो वस्तु जो है वापस ही ना लौटे, तो ये पलायन वेग हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले मैं, कोई m मास का ग्रह है, ठीक है, और उसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। अगर मैं पलायन वेग की बात करूं तो एस्केप वेलोसिटी डिनोट करते हैं VE से, और वो जो एस्केप वेलोसिटी होती है ना सर, वो होती है 2gm अपॉन कैपिटल R। अंडर रूट के अंदर है, ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में बैठा लो, कितनी होती है, अंडर रूट 2gm अपॉन R। अब आप जानते हैं 2gm अपॉन R, तो यहाँ से और रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने G बराबर पढ़ा था G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर पढ़ा था। तो यहाँ से आप G की वैल्यू जब निकालोगे तो आप पाओगे GR स्क्वायर अपॉन कितना है, GR स्क्वायर अपॉन कैपिटल M। तो जब अब पलायन वेग को आप जब निकालोगे VE की वैल्यू, तो ये वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करो, तो आप पाओगे, तो जो VE आया ना इस केस में कितना आएगा सर, 2G कैपिटल R मिल जाएगा। निकाल के देख लो, ये रिलेशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, VE बराबर 2GR के बराबर हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे हम, पलायन वेग कहेंगे, हैं। अब पलायन वेग की जो वैल्यू होती है सर, अगर मैं बात करूं पृथ्वी पर,
तो पृथ्वी पर जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोमीटर होगा ना, किलोग्राम कहाँ से आ जाएगा यार, ये क्या बोला हूँ मैं। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आएगा ना, किलोमीटर पर सेकंड, किलोग्राम कहाँ से आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर पर सेकंड मतलब क्या हुआ, अगर आप पृथ्वी से किसी चींटी को ऐसे फेंकें कि वो वापस ना आए, तो आपको इतना वेग देना पड़ेगा, 11.2 किलोमीटर पर एक सेकंड में वो 11.2 किलोमीटर चले। दूसरी चीज़, अगर हाथी को फेंको तब भी इतना ही देना पड़ेगा। ये चीज़ क्यों कहा मैंने, क्योंकि ये जो पलायन वेग है मास पे डिपेंड नहीं करता है सर, ठीक है। पृथ्वी पर इतना है तो चंद्रमा पर अलग होता है, चंद्रमा पर ये 2.35 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका पलायन वेग है, पहली बात तो ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, पृथ्वी पर अलग होगा और चंद्रमा पर अलग होगा। मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो, चाहे वो चींटी हो चाहे वो हाथी हो, उसके लिए आपको इतना ही 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से उसको फेंकना पड़ेगा। किसको, आपको जिस भी ऑब्जेक्ट को फेंकना चाह रहे हो, आप जिस भी ऑब्जेक्ट को पहुंचाना चाह रहे हो ऊपर, ठीक है। तो ये बात किसकी करी मैंने, पलायन वेग की बात करी। तो ये 2-3 चीज़ें और बचती हैं सर इसमें इतना ही करेंगे हम। अगले में ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ेंगे और पोलर सैटेलाइट क्या होता है और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, और इसमें रिलेशनशिप बताऊंगा मैं आपको। ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी को v0 से नोट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया ve क्या होती है, ve एस्केप वेलोसिटी होती है। एक रिलेशनशिप निकल के आती है जो आपके पास ve और vo का जो रेशियो होता है √2:1 होता है। इसको अगले लेक्चर में हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। तो जो भी आपने पढ़ा इसके नोट्स बनाइए ढंग से। आप कोई बुक लीजिए, किसी भी बुक में मिल जाएगा, आप 11th-12th की कोई भी बुक पढ़ें तो ये पलायन वेग भी मिल जाएगा। आपको ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जितनी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ उन चीज़ों को आप पढ़िए और रिलेटेड क्वेश्चंस को करिए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है सर। तो इतना करिए आप, उसके बाद अगले लेक्चर में हम मिलेंगे।